ठीक है, चलो शुरू करते हैं। जरा इस क्वेश्चनवा को देखते हैं, क्या है इस क्वेश्चन की दिक्कत, क्यों परेशान हो रही दुनिया। हाँ, तो रॉड का मास है 4m। देखते हैं कितने लोग, कितने बच्चे कर पाते हैं इसको, क्योंकि ये लास्ट क्लास में समझाया है मैंने। और लेंथ है l, ठीक है। अब बॉल ऑफ मास है मूविंग विद स्पीड v। यहां से मास m की बॉल आ रही है, v स्पीड से आ रही है। अच्छा, बॉल कम्स टू रेस्ट इमीडिएटली आफ्टर कोलिजन, देन फाइंड आउट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ऑफ रॉड जस्ट आफ्टर कोलिजन। बहुत हलवा, बहुत लड्डू क्वेश्चन है बाबू। ये कैसे गुरुजी, कि देखो कैसे, कि ये डिस्टेंस कितनी है l/2। याद करो I/mr वो पॉइंट होगा जो पॉइंट ऑफ परकशन का पेयर होगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग पेयर कहां पर आता है, लास्ट क्लास पढ़ते लिखते हो तो तुम्हें लास्ट क्लास याद होगी। l/6 ये है पॉइंट ऑफ परकशन का दूसरा पेयर, मतलब पेयर का दूसरा पॉइंट। l/6 पर आप इसको हिंज मान भी लेंगे तो भी आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लीजिए क्वेश्चन हो गया खत्म। आफ्टर कोलिजन का डायग्राम बना लीजिए। आफ्टर कोलिजन चूंकि इसके अबाउट हम हिंज मान सकते हैं तो मान लीजिए, और इसको ओमेगा से घुमा दीजिए, और पार्टिकल किस पर आ गया बच्चा पार्टी, रेस्ट पर आ गया। टकराने के बाद आपसे पूछा जा रहा है एंगुलर वेलोसिटी बताइए। लीजिए साहब, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन इस पॉइंट के अबाउट लगा दीजिए क्योंकि ये रेस्ट पर है। तो m इंटू वी इंटू 12/3 ये डिस्टेंस आएगी पार्टिकल की हिंज पॉइंट से, जिसको हम हिंज करेंगे भी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रूफ कर चुके हैं लास्ट क्लास में। बराबर आई ओमेगा, क्योंकि पार्टिकल रेस्ट पर आ चुका है। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है बच्चों, तो ml²/12 4ml²/12, क्योंकि 4m मास है, प्लस 4m इंटू l², ये आया था l/6, तो l²/36 इंटू ओमेगा। यहां से वैल्यूज निकालते हैं, देखते हैं कितनी। हाँ भैया कर सकते हो यार, फिजिक्स के लिए ये लेक्चर फॉलो कर सकते हो। ओलंपियाड, IIT, JEE मेंस, नीट, फिजिक्स है ना भैया, फिजिक्स पढ़नी है यार, क्या करते हो यार। सर OPHO में कितने मार्क्स इज कॉल्ड अ गुड मार्क्स, मन पटेल नहीं बता सकता, ठीक है। चलिए इसका आंसर निकालते हैं यार, तुम लोग पढ़ाई लिखाई नहीं करते हो, बातें बहुत करते हो। ये कितना आएगा यार, 3 4 अच्छा कुछ, ये आएगा 4ml²/9, ठीक है, इंटू ओमेगा। m से m कैंसिल, l से एक l गया, 3 से 3 आया, 2 से 2 आया, और यहां से बच्चों ओमेगा की वैल्यू आती है 3v/2l। चेक कर लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। ओमेगा की वैल्यू आती है 3v/2l। सही बोला ना भाई, ठीक है। समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में बोलो, समझ में आया तो भी कमेंट सेक्शन में बोलो। बैक पेन कैसा है, अभी बैक पेन मतलब उतना नहीं होता है अगर मैं नंबर ऑफ क्लासेस कम लेता हूं तो। जैसे तुम्हारी यूट्यूब की क्लास ही केवल लेता हूं बोर्ड पर, बाकी कोई भी क्लास नहीं लेता बोर्ड पर, इसलिए अब बैक पेन ज्यादा नहीं होता। ज्यादा होगा तो फिर से मैं उस पर आ जाऊंगा टेबल पे, अभी फिलहाल तो बचा हुआ हूं। तो पहले ये देखो ओमेगा की वैल्यू सही आई है भाई, ठीक है। तो फिर मैं एक एक्सटेंशन पूछूं, देखें जरा कितने लोग इस क्वेश्चन का मेरा एक्सटेंशन सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका एक्सटेंशन है, पार्ट बी है, फाइंड वैल्यू ऑफ ई। जल्दी देखते कौन सबसे जल्दी निकालता है। फाइंड वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन।
चाय कॉफी के लिए बोल देना यार। लो, एस के बाबू ने बताया है E बराबर 1। एस के तुक्का मारा है कि सॉल्व किया है बे? चलो देखते हैं। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच यहाँ पर कितनी है? v है। अच्छा, यहाँ पर ये रेस्ट पे आ गया तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ये वाला पॉइंट डिफाइन करेगा, और ये वाला पॉइंट यहाँ से 2l/3 डिस्टेंस पे, तो 2l/3 ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू है 3v/2l। अरे वाह, क्या बात है। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन भी v, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच भी v, तो एसके का आंसर भी सही है, E बराबर 1। क्या बात है भाई, मजा आ गया। गुड गुड एसके बाबू, गुड, वेरी गुड। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। जरा अगला क्वेश्चन पढ़ लीजिए। अरे ये तो क्वेश्चन हो ही गया यार, अभी अभी तो ये क्वेश्चन सॉल्व किया है अपन लोगों ने। एंड पर आ रहा है, ठीक है। कोलिजन इज कंप्लीटली इलास्टिक और आफ्टर द कोलिजन द पार्टिकल कम्स टू रेस्ट। तो पार्टिकल कम्स टू रेस्ट भी है, इलास्टिक कोलिजन है, तो ये रेशियो 1/4 हो गया भाई। ये लो, आंसर आ गया। चलो आगे देखते हैं। पॉइंट P ऑन द रॉड इज एट रेस्ट इमीडिएटली आफ्टर द कोलिजन, फाइंड द डिस्टेंस AP। ये अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि ये क्वेश्चन का भी कुछ पार्ट हम सॉल्व कर चुके हैं। ये पॉइंट P है जो इमीडिएटली रेस्ट पर आता है, और वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, l/6 डिस्टेंस पे है ICR, ठीक है। और ओमेगा की वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं। कितनी आई थी ओमेगा की वैल्यू, जल्दी बताइए। 3v/2l आई थी कि नहीं आई थी? ठीक, अच्छा। अब ये कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस AP, वो हो गया l/6। इसका आंसर हो गया l/6। चलिए A से निकालनी है क्या? A से, अगर A से निकालनी है तो ये आ जाएगी l/2 माइनस l/6, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? l/3। A से इसकी डिस्टेंस l/3 हो जाएगी। A मतलब ये वाला है ना? किस पे टकराता है? ये B पे टकराता होगा, हिट्स द एंड A। अच्छा, एंड A पे हिट कर रहा है और वहां से डिस्टेंस निकालनी है, तो फिर वही आंसर हो जाएगा जो हमने निकाला था, 2l/3। 2l/3 ये आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। ओहो, ये क्या हुआ है? वो क्वेश्चन कहाँ चला गया भाई? अरे ये क्या हो गया भाई, मेरे से कोई बटन वटन दब गई क्या? ये हुआ क्या? हाँ, अरे वो क्वेश्चन उड़ गया यार, कहाँ चला गया भाई? ऐसा कुछ दबा दिया था क्या मैंने? ये दबा दिया, इससे भी नहीं गया। क्वेश्चन कहाँ चला गया? है, अच्छा आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, अब आ गया, ठीक है, ठीक है भाई। चलिए, ओमेगा आ गया। अब आया लास्ट पॉइंट, फाइंड द लिनियर स्पीड ऑफ पॉइंट P एट टाइम इतना, इतने टाइम पर लिनियर स्पीड बताइए। तो भाई देखिए, ऐसा है, सेंटर की स्पीड पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि सेंटर कांस्टेंट स्पीड से चलेगा। सेंटर की स्पीड बाबू लोग क्या होगी? l/6 ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू 3v/2l, ठीक है। तो ये आ जाएगा v/4। तो रॉड जो है वो v/4 से उसका सेंटर चलेगा बच्चा लोग, हाँ, और सेंटर सीधा चलेगा, तो इतने टाइम में कितना घूमेगा पहले ये निकाल लेते हैं। ओमेगा की वैल्यू कांस्टेंट आ चुकी है 3v/2l, तो इसमें कितना घूमेगा? 3v/2l
इंटू टाइम। अच्छा जी, टाइम कितना दिया है वो वैल्यू डाल देते हैं बच्चों, पाई एल बाई 3v0। ठीक है, तो ये हो गया कैंसिल बच्चा, ये आ गया पाई बाई 2। पाई बाई 2 रॉड घूम गई, तो ये पाई बाई 2 घुमा दीजिए, ये लीजिए साहब, ये ऐसे पाई बाई 2 घूम गई, ऐसी हो गई। ओमेगा तो जिंदा रहेगा भाई, ओमेगा तो चेंज होगा नहीं, तो 3v/2l। ये रॉड ऐसे घूमती हुई जा रही है, मतलब ऐसे रॉड पड़ी थी हॉरिजॉन्टल प्लेन पर, यहां हिट किया तो ऐसे घूमती हुई जा रही थी। आपसे पूछा है जब ये 90 डिग्री घूम गई है तो वो पॉइंट जो यहाँ पर आईसीआर था, अब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो वही सीआरटीएम का कॉन्सेप्ट लगा दीजिए। प्योर ट्रांसलेशन की वजह से सेंटर की वेलोसिटी v/4 इसको मिल जाएगी, हाँ, और प्योर रोटेशन की वजह से इस साइड कितनी आ जाएगी, l/6 इंटू ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 3v/2l, तो ये आ जाता है v/4। क्यों, हमें सेंटर से वेलोसिटी निकालनी है ना भाई इसकी, तो इस साइड v/4, इस साइड v/4, तो दो पार्ट, दो वेलोसिटी हो गई, इस साइड v/4, इस साइड v/4, तो रिजल्टेंट आ गया √2v/4। तो ये आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर इज प्लेस्ड, ठीक है, 4r/5 पर हिट किया गया। फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ स्फीयर एंड लीनियर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द स्फीयर आफ्टर इंपल्स। Find the minimum time after which the highest point B will touch the ground. Find displacement of center of mass during this interval. अच्छा, हॉरिजॉन्टल सरफेस में कहीं फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तो बाबू ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है यार, है ना, क्योंकि अगर इम्पल्स की वैल्यू दी आई है तो ये हो गया इम्पल्स आई, इम्पल्स देने के बाद ये स्फीयर जो है वो घूमने भी लगेगा ओमेगा से, और इसके सेंटर की वेलोसिटी I/m हो जाएगी। ठीक है, और ओमेगा निकालने के लिए सेंटर के अबाउट इम्पल्स, एंगुलर मोमेंटम थ्योरम लगा दीजिए। तो हम क्या लिखेंगे भाई, I इंटू 4r/5, ये तो हो गया इम्पल्स, बराबर ये हो गया इम्पल्स इंटू डिस्टेंस, ये हो गया एंगुलर इम्पल्स, बराबर एंगुलर इम्पल्स बराबर चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। तो ये कौन सा स्फीयर है भाई, सॉलिड स्फीयर है, तो 2/5 mr² इंटू ओमेगा, ये r से r कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, ओमेगा की वैल्यू आती है भाई लोग 2i/mr, ये है ओमेगा की वैल्यू। ठीक, अच्छा, अब फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ स्फीयर एंड लीनियर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द स्फीयर आफ्टर द इम्पल्स। तो खत्म हो गया भाई क्वेश्चन। बी पार्ट, फाइंड द मिनिमम टाइम आफ्टर विच द हाईएस्ट पॉइंट बी विल टच द ग्राउंड। मिनिमम टाइम जिसमें बी पॉइंट नीचे ग्राउंड को टच करेगा का मतलब कितना घूमेगा ये बच्चों, π/2 घूमेगा कि नहीं घूमेगा, π/2 घूमने के लिए टाइम कितना लगेगा, तो ओमेगा है हमारे पास, तो हम कहेंगे π/2 डिवाइडेड बाई टाइम बराबर ओमेगा 2i/mr। यहां से टाइम की वैल्यू आ जाती है बच्चा पार्टी, ये आ जाती है πmr/4i। ठीक, ये टाइम आ गया। अब इतने टाइम में भी नीचे आ जाएगा। फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ड्यूरिंग दिस इंटरवल, तो उसकी वेलोसिटी तो सेंटर ऑफ मास की पता ही है बच्चों, I/m है, तो टाइम का मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई, हाँ, πmr/4i, m से m कैंसिल हो गया, i से i कैंसिल हो गया, πr/4 ये डिस्टेंस हो गई सेंटर ऑफ मास जो ट्रेवल करेगा। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल से हैं, आपसे होना चाहिए। HM sir, I will be done with the syllabus for JEE by September mid. Is JEE advanced preparation good enough for IPHO? हाँ बिल्कुल अच्छी है भाई, हाँ बिल्कुल, अगर आपने JEE एडवांस की प्रिपरेशन की है तो क्या बुराई है, कोई बुराई नहीं है। SK बाबू ने बताया है एंगल तो पाई होगा, बिल्कुल सही कह रहे हो SK यार, एंगल पाई होगा। B अगर ऊपर से नीचे आया, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया बात है। यहाँ 2 आएगा और यहाँ 2 आएगा,
तो यहाँ पर भी 2 आएगा, है ना, और ये वैल्यू आ जाएगी पाई आर बाई 2। बिल्कुल सही बोले हो आप, परफेक्ट चीज है। देख लीजिए बच्चों, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। चलिए आगे बढ़े हम लोग। हाँ हाँ, वो तो डिपेंड करता है यार, तुम्हारे सर ने तुम्हें कैसे पढ़ाया। आईपीएचओ के लिए तो भाई प्रिपरेशन मैं नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा एनएससीपी के लिए प्रिपरेशन आपकी होनी चाहिए अच्छी। तो एनएससीपी के मॉक टेस्ट दीजिए अब आप सितंबर के बाद। जब एनएससीपी हो जाएगा उसके बाद फिर आप आईएनपीएचओ की प्रिपरेशन करिए। आईएनपीएचओ के लिए क्या करेंगे, आईएनपीएचओ के लिए आप जितने भी आईपीएचओ हैं, इंटरनेशनल ओलंपियाड है, उनके पीवाईक्यू सॉल्व करिए, उसका फायदा मिलेगा। आईएनपीएचओ के पीवाईक्यू सॉल्व करिए, है ना। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा जरा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और लास्ट क्लास में जहां पर थे वहां, अरे एक और रह गया, फाइंड द टाइम आफ्टर विच प्योर रोलिंग स्टार्ट्स। तो ये क्वेश्चन तो आपके लिए वापस से होमवर्क है, इसको दोबारा करके लाइए। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं हुआ है तो गलत बात है। ये देखिए, बट वी कैन कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी इन द वे, in this way, but we cannot calculate kinetic energy in this way. To calculate kinetic energy one should be COM। याद है ना भाई, प्योर ट्रांसलेशन और प्योर रोटेशन में ब्रेक कर सकते हो, लेकिन शर्त है कि जिस रेफरेंस पॉइंट के लिए आप उसको ब्रेक करोगे वो रेफरेंस पॉइंट काइनेटिक एनर्जी के केस में सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है, सेंटर ऑफ मास। अच्छा, एक और कमाल की बात बताता हूं। कई लोग कहते हैं सर ये फॉर्मूला कब लगाना चाहिए, तो मैं कहता हूं जब मन करे तब लगा दो, जब मन करे। कोई ये देखने की जरूरत नहीं है कि ये सीआरटीएम हो रहा है। देखो कैसे मैं बताता हूं। मान लो ये एक रॉड है, ठीक है, और ये रॉड जो है वो ओमेगा से घूम रही है। ये रॉड किससे घूम रही है, ओमेगा से। मास इसका m है और लेंथ इसकी l है, ठीक है। हमसे पूछा गया इसकी काइनेटिक एनर्जी बताइए, तो आपने एक लॉजिक लगाया, आपने कहा गुरुजी ये जो दिखा रहे हो आप ये है फिक्स एक्सिस रोटेशन, इस एक्सिस के अबाउट बॉडी प्योर रोटेशन परफॉर्म कर रही है। मैं कहा बिल्कुल कर रही है, और अगर कर रही है तो गुरुजी हम इसमें सीधा काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर ये लगा सकते हैं। तो ये लीजिए आंसर आ गया। ठीक, मेथड नंबर 1, क्योंकि आपको क्या पता थी, आपको एक्सेस ऑफ रोटेशन बच्चों पता थी, ठीक है। एक्सेस ऑफ रोटेशन अगर पता थी तो हम ये काम कर सकते हैं इजिली। लेकिन एक्स, मान लीजिए आपसे किसी ने कहा सर गुरुजी मेरा ये फॉर्मूला लगाने का मन है, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन, रोटेशन किसके अबाउट COM, ठीक है, और ये किसके अबाउट हाफ mvc²। ये लगाने का मन है गुरुजी हमारा। आपने कहा है कि आप इसको हमेशा लगा सकते हैं, जरा लगाइए। मैं कहा देख लीजिए, लगाते हैं और देखिए मजे लीजिए आप जीवन के, आनंद ही आनंद है आपके जीवन में। देखिए कैसे। मैं कहा सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेशन लेंगे तो पहली बात तो रिजिड बॉडी के हर एक पॉइंट के अबाउट सेम ओमेगा आएगा, प्लेन मोशन है क्योंकि ये, ठीक है। तो बोलिए कितना आया, हाफ आई की वैल्यू बोलिए ml² सेंटर ऑफ मास के अबाउट 12 होगी इंटू ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस हाफ mvc² इसमें ऐड कर दीजिए। हाफ mvc की वैल्यू बोलिए बच्चा पार्टी, ये l/2 है, ध्यान रखिएगा। तो l² ओमेगा² by 4 आ गया, ठीक है। जरा ऐड करिए,
हाफ m बाहर ले लीजिए, एल स्क्वायर बाहर ले लीजिए, 1/12 प्लस 1/4 ओमेगा स्क्वायर आ गया। देखिए कितना आ रहा है, क्या ये 1/3 आ रहा है? तो फिर से आ गया हाफ ml²/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम इसको पढ़ते तो CRTM के लिए हैं, लेकिन आप हमेशा हमेशा लगा सकते हो। आपको CRTM समझ में आए और चाहे ना आए, आप हमेशा लगा सकते हो। सर क्या अनअकैडमी के मॉड्यूल्स को AIR 1 का दम है? हाँ बिल्कुल, अगर आप अनअकैडमी के मॉड्यूल को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं जैसे कि एक टीचर को आता है, वैसा अगर सॉल्व कर सकते हैं तो आपकी 1 रैंक की गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है भाई, हम अब आगे बढ़ते हैं। गारंटी ले रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, हवा में बातें करता नहीं हूँ। चलिए ठीक। काइनेटिक एनर्जी एक दो आपसे और पूछता हूं। एक सॉलिड स्फीयर इज रोलिंग फाइंड रेशियो ऑफ रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल। चलिए शुरू हो जाइए, है ना। रोटेशनल और ट्रांसलेशनल का रेशियो बताइए फटाफट। आपका भी कंट्रीब्यूशन। ये कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हो बेटा आप आप स्टूडेंट हैं या आप क्या चाहत रखते हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। आप इस तरीके के क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं, ये तो आप इंटरव्यू टाइप का ले रहे हैं बेटा। क्यों नहीं होगा मेरा कंट्रीब्यूशन बच्चा? और इन सबसे मेन बात है, इन क्वेश्चन से आपको क्या फायदा मिलेगा बेटा? आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए। सही है भाई, मन पटेल ने भी सही आंसर निकाला है, SK ने भी सही आंसर निकाला है, मैं भी निकाल देता हूं। देखो जरा ध्यान से, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी किसे कहते हैं? मैंने पहले भी बताया था, नहीं बताया था तो फिर बता रहा हूं, अच्छे से सुन लो, है ना। इधर उधर दिमाग मत लगाओ, बहुत अच्छे से सुन लो, काम की चीज बता रहा हूं। काइनेटिक एनर्जी हमेशा ध्यान रखिए, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू जो हमने लिखा था अभी थोड़ी देर पहले, हाफ mv² प्लस सेंटर ऑफ मास के अबाउट, मतलब हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर। बच्चों इसको बोलते हैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, इस हिस्से को। और इस हिस्से को बोलते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये है पहली बात, तो ये जान लीजिए, ठीक है। भाई अब तुम्हारे जवाबों को मैं नहीं दे पाऊंगा स्क्वायर, क्योंकि मैं यहाँ पढ़ाने के लिए आया हूँ और आपके सवाल एज ए स्टूडेंट मुझे नहीं लग रहे हैं रेलेवेंट, है ना बेटा। आप अपने बारे में पूछिए, अगर कुछ पूछना है, कैसे पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो ठीक है। लेकिन अगर आप हम पर शक करेंगे या हमसे हमारा इंटरव्यू लेंगे तो उसके लिए मैं ये क्लास नहीं लगा रहा हूँ। आप यहाँ आइए, आप इंटरव्यू लीजिए। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इसको बोलते हैं, इसको रोटेशनल बोलते हैं। तो अगर मैं के रोटेशनल बच्चों स्फीयर के केस में निकालता हूं तो वो आएगी हाफ इंटू 2/5 mr² इंटू ओमेगा स्क्वायर को v²/r लिख सकता हूं, ठीक है। तो प्योर रोटेशनल क्या आएगी? हाफ mv²। ध्यान से देखिए, हाफ mv² कैंसिल हो जाएगा और 2/5 आ जाएगा। तो इंटरेस्टिंग बात मैं अब आपको बताने जा रहा हूं बच्चों, और वो इंटरेस्टिंग बात ये है कि कभी भी के रोटेशन इन रोलिंग
ठीक है, के रोटेशन और के ट्रांसलेशन का रेशियो फैक्टर के बराबर होता है, जहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया के mr² है। ध्यान रखिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत फायदेमंद चीज होगी। जैसे मतलब अगर मैं बात करूं, अगर ये रिंग है, अगर ये रिंग है तो ये रेशियो 1 होगा। अगर ये हॉलो स्फीयर थिन शेल होता, हॉलो स्फीयर होता मतलब थिन स्फेरिकल शेल होता, तो ये 2/3 होता। ठीक है बच्चों, ऐसा है। स्क्वायर स्क्वायर यूट्यूब, तुम्हें अगर मॉड्यूल में क्वेश्चन कम लगते हैं तो तुम मेरे पास आओ। तुम्हें जिस मॉड्यूल पे लगता हो कि यार मैंने इसको अच्छे से सॉल्व कर लिया है, तुम मेरे पास आओ, मैं गारंटी देता हूँ और प्रूफ दूंगा कि तुमने अभी उस मॉड्यूल को अच्छे से नहीं किया है। आओ मेरे पास, मुझसे मिलो, मैं तुम्हें इस बात को शो करके दिखाऊंगा। बेटा बड़े बड़े टॉपर नहीं कर पाए हैं ये स्टडी मटेरियल पे 100% कमांड टीचर जैसा, तो तुम कैसे कर पाओगे? और कर लोगे तो तुम्हें टॉप करने से कोई रोक नहीं सकता है ना। तो प्लीज हवा हवाई बातों में मत आओ, बहुत हवा हवाई मार्केट में चलती है। यहाँ पर मैं रुक रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छे बच्चे भी हैं जुड़े हुए मुझसे, उन सबको मुझे बताना है कि बच्चों जब भी इस तरीके के काम होता है ना, मेरा इंटरव्यू भी देखिएगा जो 162 रैंक और 170 रैंक वालों के साथ दिया है, वो मेरे से लास्ट के 3-4 महीने पढ़े होंगे या 5 महीने मान लीजिए। ठीक है, तो वो भी मेरे से कहते थे सर शीट हमने 2-2 बार लगा ली है, शीट हमने 3-3 बार लगा ली है, सर हम शीट से ऊब गए हैं। मैंने कहा शीट लेके आओ, शीट लेके आए वो। मैं कहा चलो पूरी शीट आती है कि हाँ पूरी आती है। मैंने क्वेश्चन निकाला, मैंने कहा ये एक्सप्लेन करो, तो कहते हैं कि सर 1 मिनट रुक जाइए, मैं पहले सॉल्व करके देखता हूँ फिर आपको बताता हूँ। मैंने कहा भूल जाओ, आपने शीट इसका मतलब सॉल्व नहीं की है। शीट सॉल्व करने का मतलब होता है आप क्वेश्चन को पढ़िए और पढ़ने के बाद बिना पेन चलाए आप ये बताइए कि आप इसमें क्या करेंगे और क्यों करेंगे। पहली चीज तो जब मैंने उनसे ये कहा तो फिर मैंने कहा अच्छा चलो करके देख लो। करके देखने के बाद उन्होंने कहा गुरुजी बस यही क्वेश्चन नहीं आता है, बाकी पूरी शीट आती है। मैं कहा ये क्वेश्चन क्यों नहीं आता? कि पता नहीं सर इस क्वेश्चन में गड़बड़ सी लगती है मुझको, इसलिए नहीं आता है। मैंने कहा जो गड़बड़ सी लगती है उस गड़बड़ सी लगने को अपने टीचर से क्लियर किया, या तो ये कंफर्म करो कि क्वेश्चन गलत है, और या फिर क्वेश्चन सही है तो तुम्हें कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आना चाहिए। तो उन्होंने कहा केवल एक ही क्वेश्चन है पूरी शीट में गुरुजी। तो मैंने कहा ये बताओ, अगर मैं तुम्हें जेई का पेपर बनाने को दूं और मैं तुमसे कहूं कि एक ऐसा पेपर बनाओ जिसमें 12 लाख में से या 2.5 लाख में से मैक्सिमम बच्चों को रिजेक्ट करना हो, तो बताइए आप उस शीट में से कौन सा क्वेश्चन उठाएंगे जिससे मैक्सिमम बच्चे रिजेक्ट हो? आप वही उठाएंगे जो हर एक बच्चा छोड़ता है। तो इस बात को समझे बच्चों, शीट सॉल्व करना आसान नहीं होता है। जैसे आप करते हैं वैसे तो बहुत आसान है, लेकिन प्लीज आप सभी से कह रहा हूं, आप किसी भी कोचिंग में पढ़ते हो, हर कोचिंग का मटेरियल पर्याप्त है अगर आप उसको वैसे करते हैं जैसे मैं कह रहा हूं तो। खैर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। अब चूंकि काइनेटिक एनर्जी निकालना हम सीख चुके हैं, तो हम काइनेटिक एनर्जी का वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करेंगे। उस यूज करने के लिए एक स्टेटमेंट लिखेंगे, और वो स्टेटमेंट क्या है? इन केस ऑफ रोलिंग मोशन, सभी लोग लिखें बच्चों, मोशन टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन, टोटल वर्क डन
बाय फ्रिक्शन। टोटल का मतलब जानते हैं आप लोग? नहीं जानते तो मैं बता देता हूं, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल फ्रिक्शन इज ऑलवेज जीरो, हमेशा जीरो होता है। कि कैसे गुरुजी? कि मान लीजिए ये एक सरफेस है और इस पे एक स्फीयर है और ये स्फीयर रोलिंग कर रहा है, v वेलोसिटी सेंटर की है और v/r से ये घूम रहा है, ठीक है। तो हमसे किसी ने पूछा कि चलो बताओ कितना वर्क करेगा फ्रिक्शन अगर मैंने यहाँ पर फोर्स F लगाना स्टार्ट कर दिया। तो भैया ऐसा है, फोर्स होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। कैसा होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कब लगेगा? जब नीचे वाले पॉइंट की वेलोसिटी जीरो होगी। अगर नीचे वाले पॉइंट की वेलोसिटी जीरो है, मान लीजिए फ्रिक्शन आगे लग भी रहा है, तो पावर का फॉर्मूला होता है F डॉट वी। क्या होता है? F डॉट वी। लेकिन V हमेशा क्या है बच्चों? जीरो। तो ये आ गया जीरो, आप बन गए हीरो। लोगों ने कहा क्या बात कर रहे हो सर, मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूं जिसमें ऐसा नहीं होगा। मैंने कहा बताओ। कि देखो सर मैं इस पे फोर्स अब लगा रहा हूं और अब यहाँ पर जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होगा वो वर्क करेगा। मैंने कहा कैसे करेगा? कि देखो सर ये बताइए कि जो नीचे वाला प्लैंक है वो सरफेस पे चलेगा। मैंने कहा बिल्कुल चलेगा, यहाँ पर सर फ्रिक्शन नहीं है। तो लोगों ने कहा नीचे वाला प्लैंक चलेगा। मैंने कहा चलेगा। कि चलेगा तो उसको कौन काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कराएगा? बताइए, नीचे वाले प्लैंक को कौन काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कराएगा? तो मैं कहूंगा फ्रिक्शन ऑन प्लैंक इज पॉजिटिव। बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर हम फ्रिक्शन का वर्क ऑन स्फीयर देख लें बच्चों, तो आपको पता है नेगेटिव होगा और दोनों का समेशन जीरो आएगा। इस बात की गारंटी है, गारंटी है। और अगर आपको इस गारंटी को देखना है तो मेरे वर्क एनर्जी लेक्चर्स में जाइए, वर्क पावर एनर्जी के लेक्चर्स में, और जहां मैंने पढ़ाया है वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स एंड वर्क डन वर्क एनर्जी थ्योरम ऑन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। फिर से रिपीट करता हूं, मैंने कहां पढ़ाया है? वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस, ठीक है, इस पे जाइएगा। मैंने वहां ये बात पढ़ाई है कि टोटल वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज जीरो इन एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये प्रूफ कराया है। आदित्य वर्मा कह रहे हैं टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट करने के लिए। ठीक है, मैं इसको थोड़ा ध्यान से देखूंगा बच्चा। ठीक है, अभी प्रॉमिस नहीं कर सकता हूं लेकिन मैं ट्राई करूंगा। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो अगर ऐसा है और सरफेस फिक्स है, अगर फिक्स सरफेस है, तो हम कह सकते हैं कि ऑन बॉडी भी जीरो होगा, भी वर्क डन बाय फ्रिक्शन जीरो होगा। क्योंकि सरफेस अगर फिक्स है तो फिक्स सरफेस पे तो वर्क डन जीरो होगा ही होगा, क्योंकि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का डिस्प्लेसमेंट नहीं है। ठीक है, और टोटल भी जीरो होता है तो बॉडी पर भी जीरो होना पड़ेगा। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो इसका एप्लीकेशन देखिएगा, मजेदार, लाजवाब, शानदार, ध्यान दीजिएगा। आपको याद दिलाता हूं, एक क्वेश्चन किया था हमने, टॉप मोस्ट पॉइंट पर फोर्स लग रहा था, रोलिंग मोशन हो रहा था, याद आया कुछ? मैंने आपसे एक्सीलरेशन एंड अल्फा, एक्सीलरेशन पूछा था कितना होगा एक्सीलरेशन एंड वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, कुछ याद आया? ये पूछा था। फिर मैंने यहाँ पर आपसे कहा था सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क एनालिसिस करेंगे या नीचे वाले पॉइंट के अबाउट टॉर्क एनालिसिस करेंगे। तो नीचे वाला पॉइंट जो आईसीआर है उसके अबाउट भी कर सकते हैं अगर सेंटर ऑफ मास उसके ऊपर लाई कर रहा है। ये सारी बातें हम कर चुके हैं, लेकिन आज मैं आपको वर्क एनर्जी थ्योरम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूं कि कैसे, कि देखो कैसे। बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, नहीं तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप मिस कर जाएंगे। ध्यान दीजिएगा सभी लोग।
जब ये स्फीयर मान लीजिए x डिस्टेंस आगे गया तो आप कह सकते हैं कि यहाँ का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का डिस्प्लेसमेंट 2x हुआ होगा। कि कैसे, एक धागा बांध दीजिए, क्योंकि यहाँ की वेलोसिटी अगर v है तो यहाँ की वेलोसिटी 2v होगी, तो ये धागा बहुत आगे तक खुल जाएगा। पता है आपको, क्योंकि धागा 2v वेलोसिटी से जा रहा होगा, तो पॉइंट धागे पे जो फोर्स लगा रहा है बंदा, उसके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का डिस्प्लेसमेंट 2x होगा। तो वर्क एनर्जी थ्योरम में बताइए कौन वर्क करेगा, F इंटू 2x। चलिए बताइए फ्रिक्शन का वर्क कितना होगा, 0। नॉर्मल का कितना होगा, 0। mg का कितना होगा, 0। आप बन गए हीरो। इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर ये रोलिंग कर रहा है, फ्रिक्शन इज सफिशिएंट टू प्रिवेंट स्लिपिंग है, तो हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ आई डिस्क थी तो mr स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। बच्चों यहाँ से वैल्यू आती है 3/4 mv स्क्वायर। ये वैल्यू 3/4 mv स्क्वायर आती है। अब इसको डेरिवेटिव ले लीजिए, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो इधर आएगा dx बाई dt, उधर क्या आएगा बच्चों 3/4 m इंटू 2v dv बाई dt। ध्यान देते रहिएगा, बाद में मत कहिएगा सर समझ में नहीं आया। v से dx बाई dt उड़ गया, 2 से 2 उड़ गया, dv बाई dt बोले तो एक्सीलरेशन जिसकी वैल्यू आएगी 4f बाई 3m, 4f बाई 3m। ये दूसरा मेथड है यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम। किसी को डाउट हो तो पूछ ले। आदित्य वर्मा, इस तरीके के क्वेश्चंस के डाउट बेटा मैं क्लास में नहीं दे पाऊंगा जवाब, तो स्पैमिंग मत करिए प्लीज। तो इसके मजा आ गया, मजा तो तुम्हें अभी और आएगा इसके। अब तुम खुद ट्राई करो, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन याद दिलाता हूं, कौन सा क्वेश्चन, या मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूं दोनों लोगों को, एसके को भी और पटेल को भी, क्योंकि तुम दोनों बच्चे पढ़ाई करते हो मन से और पढ़ने के लिए ही यहाँ आते हो। तो ये है बच्चा प्लैंक, ठीक है, इसका प्लैंक का मास m है, ये एक डिस्क है, ये भी एक डिस्क है, ठीक। 2 डिस्क हैं बच्चा, संभल के करना, जल्दीबाजी मत करना, ठीक है। यहाँ फोर्स F लग रहा है, फ्रिक्शन इज सफिशिएंट एवरीवेयर, sufficient everywhere. Find acceleration of disk and plank। चलिए शुरू हो जाइए। इनका मास भी m है, सबका मास m है, और इन सबकी रेडियस r है, ठीक है। चलिए शुरू हो जाइए, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। सर कैन आई फॉलो योर, सर कैन वी से दैट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन का डिस्प्लेसमेंट 0 है। चक्कर क्या है बेटा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का डिस्प्लेसमेंट देखने के लिए आपको बहुत कम समय मिलेगा, क्योंकि वो तुरंत चेंज हो जाता है, वो ऊपर पहुंच जाता है। तो ऐसे केसेस में हम F डॉट V पावर से काम करते हैं कि अगर वेलोसिटी 0 है तो पावर डिलीवर्ड बाय फोर्स 0 होगा। वो बेटर मेथड रहता है, ध्यान रखना हमेशा। हर जगह रोलिंग हो रही है, यहाँ भी रोलिंग, यहाँ भी रोलिंग, नीचे भी रोलिंग, ऊपर भी रोलिंग, फ्रिक्शन हर जगह सफिशिएंट है भाई लोग।
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यहाँ पर कोई एचओडी नहीं है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री के एचओडी हैं, क्योंकि हमारा मानना प्रबल तरीके से यही है कि सब केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री 3 सब्जेक्ट नहीं है, और इसको हम मेंटेन रखेंगे। 3 सब्जेक्ट के चक्कर में रिजल्ट बहुत बिगड़ चुका है कोटा का। मन पटेल ने आंसर अलग निकाला है, एसके ने आंसर अलग निकाला है, तो इसका मतलब है तुम दोनों में से किसी एक ने तो गलती कम से कम की है। दोनों भी कर सकते हो, लेकिन कम से कम एक ने तो की है भाई, ठीक है ना। तो वो गलती क्या है जरा पकड़ने की कोशिश करो और सही करो, जल्दी से चेक करो भाई। मन पटेल और एसके के अलावा कोई नहीं पढ़ रहा है क्या भाई? ऐसा है क्या? पढ़ाई करिए भैया, पढ़ाई करिए, प्लीज पढ़ाई करिए। अगर मेरे क्लास में आते हैं तो पढ़ाई करिए। चलिए मैं बताता हूं, देखिए जरा ध्यान से। मान लेते हैं बच्चों ये x आगे गया, कितना आगे गया? ये x आगे गया, ठीक है। इसकी वेलोसिटी v हो गई, इसकी वेलोसिटी v हो गई। तो बच्चों ये प्लैंक 2x आगे जाएगा और इसकी वेलोसिटी भी 2v हो जाएगी। क्या सभी लोग सहमत हो? चलिए वर्क डन कौन करेगा? f के अलावा कोई और वर्क डन कर सकता है? तो आंसर है नो, इस f के अलावा कोई और वर्क डन नहीं कर सकता। तो हम कहेंगे f into 2x, f into 2x, this is the work done by, total work done by all the forces equals to change in kinetic energy, half into, मेरे हिसाब से थोड़ी देर पहले हम लोगों ने लिखा था डिस्क की काइनेटिक एनर्जी 3/4 mv स्क्वायर, और ऐसी 2 डिस्क हैं तो 2 लगा देता हूं भाई, प्लस प्लैंक का आएगा हाफ m इंटू 2v का स्क्वायर, मतलब 4v स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। जरा इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं भाई। f इंटू 2 dx बाई डी टी बराबर, ये 2 था यहां पर, तो ये आ जाएगा 3/2 m इंटू 2v dv बाई डी टी प्लस हाफ m इंटू 4 इंटू 2v dv बाई डी टी। चलिए साहब देख लेते हैं ये चीज। तो यहां से ये 2 कैंसिल, यहां से ये 2 और ये 2 कैंसिल, dx बाई डी टी वेलोसिटी से उड़ गया, तो ये आया 2f बराबर कितना आया बच्चों? 3m प्लस, बताइए वहां कितना आएगा? 4m आएगा कि नहीं आएगा? 4m इंटू एक्सीलरेशन, तो यहां से एक्सीलरेशन की वैल्यू आती है 2f अपॉन 7m। चेक करिए, मैंने कोई गलती की हो तो मुझे जरूर से बताइए। ये रोहित अग्रवाल सर कौन है बेटा? शिव? अरे एसके और मन, देखो चेक करो मेरा आंसर सही है कि नहीं है भाई। हो सकता है मैंने भी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक की हो। जल्दी बताओ मेरे को सॉल्व करके। भाई रोहित अग्रवाल सर कौन है? शिव बाबू? मैं नहीं जानता बच्चा, यहाँ पर तो अभी कोई रोहित अग्रवाल सर नहीं है। रोहित गुप्ता सर जरूर है बेटा फिजिक्स में, है ना। जल्दी बताओ मेरे को, मेरा आंसर सही है कि नहीं है बे? एसके और मन जल्दी बताओ मेरा आंसर सही है कि नहीं है, तो मैं आगे बढ़ूं और फिर बढ़िया बढ़िया चीजें बताऊं तुम लोगों को। सही है, चलो एसके बाबू ने कह दिया सही है। अब हम देखने जा रहे हैं रोलिंग मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन।
इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन पर रोलिंग पोजीशन। शिव कह रहे हैं सलीम सर को फॉलो कर सकते हैं सर। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, बहुत बहुत अच्छे सर है यार वो तो, बिल्कुल करो फॉलो, कोई टेंशन नहीं है, ही इज अ वेरी गुड टीचर। तो ये है बच्चों इंक्लाइन प्लेन, और यहाँ पर मास m की एक बॉडी है जिसका सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया IC है, ठीक है, फ्रिक्शन इज सफिशिएंट, फ्रिक्शन इज सफिशिएंट टू प्रिवेंट स्लिपिंग है, स्लिपिंग है, ठीक है। फाइंड फाइंड एक्सीलरेशन एंड वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। चलिए शुरू हो जाइए, जल्दी बताइए मेरे को। अक्षत राज, अगर आपको मेरे से पढ़ना है तो रैंक 1 लाइए आप अनअकैडमी के टेस्ट में, रैंक 1 2 3 तक भी ले आएंगे अगर आप लगातार 2 बार, तो फिर आपका मेरे साथ इंटरेक्शन होगा और फिर आप मेरे से पढ़ सकते हैं। सर आप उन्हें कैसे जानते हैं? सलीम सर मेरे स्टूडेंट हैं, ऐसे जानते हैं हम। शिव बाबू, सलीम सर मेरे स्टूडेंट हैं, ऐसे जानते हैं। हाइट, ओ हाइट की जरूरत नहीं है बच्चा, थीटा एंगल पर दिया हुआ है, हाइट की क्या जरूरत है, रेडियस ले लो r, है ना, और IC है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तुमको एक्सीलरेशन बताना है थीटा के टर्म्स में, हाइट की क्या जरूरत है मन। सर लेकिन वो तो टीचर है ना, वो आपके स्टूडेंट कैसे हुए अबे, कभी तो स्टूडेंट रहे होंगे, वो तो टीचर है, तुम फटीचर हो। हाँ एसके आ गया, चलो देखो जरा ध्यान से, दो मेथड से बता रहा हूं। मेथड 1, mg साइन थीटा फोर्स एनालिसिस से कर लो। mg साइन थीटा इधर लग रहा है, फ्रिक्शन तो पीछे ही लगेगा, क्योंकि अगर तुम्हें याद हो तो I/mr पॉइंट ऑफ परकशन अगर सेंटर के इस तरफ एक है तो सेंटर के दूसरी तरफ होगा एक, तो वहां अगर फोर्स लगाते तो टेंशन होती, उसके नीचे लगाओगे तो फ्रिक्शन पीछे ही लगेगा, ठीक है। इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क एनालिसिस, तो mg साइन थीटा इंटू r बराबर I अल्फा, ठीक, तो इसको I की वैल्यू है IC प्लस mr स्क्वायर, क्योंकि नीचे वाले पॉइंट के अबाउट ले रहे हैं, और अल्फा की वैल्यू A/r। तो बच्चों यहाँ से एक्सीलेशन आता है g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस IC/mr स्क्वायर। मेथड 1 नहीं है यार, दूसरा एनर्जी वाला मेथड है, वो तुम जानते हो, तो मैं उसको दोबारा नहीं बता रहा हूँ, बता चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। अबे शीट के बाद क्या लगाना, शीट तो लगा ले भाई। शीट के, जिसको देखो उसको शीट के बाद क्या लगाना है, शीट नहीं लगाएंगे ढंग से, शीट पे विश्वास उठ चुका है इनका, शीट के बाद क्या लगाना है, ले आओ मेरे पास शीट लेकर के, एक क्वेश्चन पूछूंगा बता दो तो जान जाओ, पागलों की तरह बातें करते। देखो जरा ध्यान से बच्चों, ये एक्सीलरेशन आ गया, इस एक्सीलरेशन की कुछ खास बात है जिस पर जेई बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछता है, वो जरा ध्यान से सुनना, ठीक है। बताओ, अच्छा पहले आपसे पूछता हूँ, एक छोटी डिस्क एक बड़ी डिस्क दोनों यूनिफॉर्म है,
ठीक है, इसका रेडियस बड़ा है ऑब्वियसली छोटे से। तो बताओ बच्चों, इसका एक्सीलरेशन अगर इंक्लाइन प्लेन पर a2 है, इसका a1 है, तो a2 और a1 में कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, बताओ जल्दी। सेम होगा, मन पटेल ने कहा सेम होगा, बिल्कुल सही बात है। ध्यान रखिएगा, दुनिया की कितनी भी बड़ी डिस्क ले आइए, सबका एक्सेलेरेशन सेम होगा। कारण सुनिए, जब आप आईसी की वैल्यू लिखेंगे तो इसको देख कर लगता है जिसकी रेडियस और मास ज्यादा होगा उसकी ये वैल्यू कम होगी, और इसकी ये वैल्यू कम होगी तो ये वैल्यू ज्यादा होगी, तो उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, ऐसा देख कर लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। क्यों नहीं है पता है? जब आप डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डालोगे mr²/2, तो mr² हो जाएगा कैंसिल, यहाँ बचेगा हाफ, जो मास और आर दोनों से इंडिपेंडेंट है। तो पहले तो ये जान लो कि एक्सीलरेशन जो है ना वो रेडियस और मास से इंडिपेंडेंट है। तो वो आप कितने भी स्फीयर ले आओ सबका सेम होगा, कितने भी हॉलो स्फीयर ले आओ सबका आपस में सेम होगा। ठीक है, चलिए अब मेरा दूसरा क्वेश्चन है इस फॉर्मूले को, ये फॉर्मूला रट्टा मारना भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये रट्टा मारना है, एक और बात का रट्टा मारना है, फ्रिक्शन हमेशा ऊपर लगेगा। आपकी बॉडी चाहे ऐसे जा रही हो चाहे ऊपर जा रही हो, mg sin थीटा तो इधर ही लगेगा ना भाई। तो कोई रोलिंग करती हुई बॉडी इंक्लाइन प्लेन से नीचे आए और चाहे इंक्लाइन प्लेन पर ऊपर जाए, दोनों केस में फ्रिक्शन फोर्स ऊपर ही लगेगा, इस बात का भी ध्यान रखना। तो सेकंड पॉइंट जो रट्टा मारना है वो ये मारना है कि हर केस में फ्रिक्शन फोर्स ऊपर ही लगेगा, रोलिंग के केस में चाहे बॉडी रोल करती हो नीचे आए चाहे ऊपर जाए। हाँ भाई, यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिक्स यूज कर सकते हो भैया। ठीक भाई, समझ में आ गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पूछता हूं इस फॉर्मूले पर बेस्ड, बताइएगा जरा। तो एक है सॉलिड स्फीयर, इसका एक्सीलरेशन है a1, फिर है थिन स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल, इसका एक्सीलरेशन है a2, फिर है डिस्क यूनिफॉर्म, इसका है a3, फिर है रिंग, इसका है a4। चलिए बताइए कौन किससे बड़ा होगा इंक्लाइन प्लेन में, अगर सबको छोड़े तो किसका एक्सीलरेशन किससे बड़ा किससे छोटा होगा, कंपेयर करिए फटाफट और बताइए मुझको। ठीक है, जल्दी से बताइए। बताओ बे, जल्दी बताओ। मेरे हिसाब से इस चीज को आप g sin थीटा अपॉन 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर में आप ये कह सकते हो कि अगर i की वैल्यू सम कांस्टेंट टाइम्स एम आर स्क्वायर है, तो जिसका k सबसे बड़ा होगा, कांस्टेंट फैक्टर सबसे बड़ा होगा, उसका एक्सीलरेशन उतना ही छोटा होगा, कह सकते हैं। ठीक है, तो सबके लिख लेते हैं भाई लोग। हाँ, रिंग का होता है एम आर स्क्वायर, 1 ही होता है रिंग का। सॉलिड स्फीयर का क्या होता है, 2/5 एम आर स्क्वायर होता है, काफी छोटा होता है। हॉलो स्फीयर का क्या होता है, हॉलो स्फीयर का 2/3 एम आर स्क्वायर होता है। अच्छा, डिस्क का क्या होता है, डिस्क का हाफ एम आर स्क्वायर होता है। ये आ गया, सबके सबके कोफिशिएंट आ गए। चलिए अब सबसे बड़ा कोफिशिएंट किसका दिख रहा है, रिंग का दिख रहा है, तो सबसे छोटा एक्सीलरेशन रिंग का होगा। रिंग कहाँ पड़ी है, लास्ट में, a4 सबसे छोटा। अच्छा, उसके बाद कौन बड़ा है, ये हाफ 2/3, उसके बाद 2/3 सबसे बड़ा है। तो अब आएगा 2/3 बोले तो किसका, हॉलो स्फीयर थिन स्फेरिकल शेल।
थिन स्फेरिकल शेल को क्या लिखा है A2, तो उसके बाद आएगा A2, ठीक है। उसके बाद बोलिए 2/3 से छोटा कौन है? 2/5 ज्यादा छोटा है या हाफ ज्यादा छोटा है? मेरे हिसाब से हाफ बड़ा है। हाफ बड़ा है तो डिस्क A3 आएगा और उसके बाद जाहिर सी बात है A1 आएगा। तो ये है बच्चों सीक्वेंस 1 3 2 4 1 3 2 4। अगर मैं बात करूं इन डिक्रीजिंग की और इंक्रीजिंग की बात करूं तो 4 2 3 1 हो जाएगा। शाबाश बच्चों, बहुत बढ़िया। असाइनमेंट करते रहिए, ठीक है। जो भी असाइनमेंट आपको दे रहे हैं वो जरूर करके आइए। और बस 2 लेक्चर और लगेंगे, चैप्टर 1 खत्म हो जाएगा और उसके बाद मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करूंगा। मिलते हैं।